एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है मिस्टर मोहन की बुक्स की, जिसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में लिखना है। मतलब कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस आपको बुक करनी है। ये है फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का, जहां पर अमाउंट सेक्शन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन के लिए और दूसरा बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। डेबिट साइड लेफ्ट साइड है आपकी रिसीट साइड, और क्रेडिट साइड राइट साइड है आपकी पेमेंट साइड। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड है 2200 और कैश एट बैंक है 50,000। इसका मतलब है कि आपके पास 1 जनवरी महीने की शुरुआत में कैश का बैलेंस है 2200 रुपए, और जो बैंक में पैसा है, बैंक में बैलेंस है, वो है 50,000 रुपए, जिसे आप शो करोगे अपनी रिसीट साइड पर। डेट लिखो, पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखोगे 2200 रुपए और बैंक के कॉलम में लिखोगे 50,000। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, सीजीएसटी और एसजीएसटी है 6%, पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 75,000 रुपए का, जिस पर आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, और जीएसटी का रेट जो लगाना है आपको 6% निकाल लगाना है, और पेमेंट आपने सारी की सारी चेक से की है। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे। एंट्री क्या बन जाएगी? कैलकुलेशन को समझो। परचेज कर रहे हो 75,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% करोगे 15,000, तो अमाउंट आएगी 60,000। ये 60,000 अमाउंट से ही आप अपनी परचेज को बुक करोगे, और इस पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे। सीजीएसटी 6% 3600, और एसजीएसटी 6% 3600। एंट्री आपकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट करोगे 60,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3600, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3600। सारी पेमेंट आपने चेक से की है, इसलिए टू बैंक अकाउंट करोगे 67,200। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय परचेजेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की वजह से जितना बैलेंस आपका बैंक से निकल रहा है सिर्फ उतना ही लिखोगे, मतलब कि 60,000। फिर लिखोगे आप बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 3600। ऐसे ही बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और बैंक के कॉलम में 3600। आप इसको कलेक्टिवली सारा इकट्ठा कर कर के अमाउंट एक ही नहीं लिखोगे। 67,200 से एक एंट्री नहीं करोगे। जिस जिस अकाउंट से जितना पैसा गया है, जिस अकाउंट के खर्चे के लिए आपने ये पैसा पे किया है, उस अकाउंट का नाम लिखोगे अलग से। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 12%, और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यहाँ पर आपने कुछ सामान बेचा है 40,000 का, जिस पर आप 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, और आईजीएसटी चार्ज करना है 12%। मतलब ये आपकी है इंटर स्टेट सेल, और पेमेंट आपको मिल गई है चेक से। यहाँ पर आपने सेल की है, कैलकुलेशन देखो क्या हो जाएगी। 40,000 पर 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 6,000, तो 34,000 रुपए से आप अपनी सेल बुक करोगे 34,000 से। अब इस पर आप अपना आईजीएसटी कैलकुलेट करोगे 12% से, जो कि अमाउंट आ जाएगी 4,080 रुपए। तो जो आपको चेक मिल रहा है वो मिल रहा है 38,080 रुपए का, मतलब सेल की वैल्यू प्लस जीएसटी। यहाँ पर जो चेक मिल रहा है हमको, ये हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, हम इसे चेक इन हैंड लेकर नहीं चल रहे। और मैंने एंड में ये नोट भी लिखा है, एजम्पशन लिखी है। जब भी आप ऐसी एजम्पशन लेते हो तो आपको जरूर से मेंशन करनी है अपने क्वेश्चन के एंड में, ताकि आपका क्वेश्चन उसी एजम्पशन के बेस पर चेक किया जाए। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 38,080 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट 34,000, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,080। तो यहाँ पर बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे किसकी वजह से? टू सेल्स अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में कितना अमाउंट 34,000 लिखोगे, कलेक्टिवली टोटल नहीं लिख दोगे। 38,080, जो 4,080 है वो आपको किसके लिए मिल रहा है? आईजीएसटी से मिल रहा है, तो टू आईजीएसटी अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और 4,080 बैंक के कॉलम।
हम क्यों लिख रहे हैं अलग अलग? क्योंकि जो जीएसटी है उसका एक तो आपको बेनिफिट मिलता है, लायबिलिटी है, आउटपुट है, तो इसमें से आपको माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है? इनपुट। तो इसको आपको सेग्रीगेट ही अमाउंट को शो करना होता है। ये आपकी लायबिलिटी है और इनपुट वाली आपकी एसेट है। जो आप जीएसटी अपने बायर से कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी सेल नहीं है, इसलिए हम इसलिए सेल में कलेक्टिवली इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश ₹1000। अब यहाँ पर आपने एक चेक रिसीव किया है नरेश से 1000 रुपए का। तो ये एंट्री में आप इसको अज्यूम भी कर सकते हो कि चेक मिल गया है और हमने डिपॉजिट कर दिया है, और आप इसको चेक चेक इन हैंड भी मान सकते हो। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चलो तो आपको वहां पर एक ट्रांजैक्शन मिलेगी जहां पर नरेश की चेक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको चेक इन हैंड ही मान रहे हैं, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट ₹1000 टू नरेश अकाउंट ₹1000। इसका मतलब है यहाँ पर ना तो हमारा कैश इन्वॉल्व हो रहा है और ना ही बैंक इन्वॉल्व हो रहा है। जब तक हमारे कैश और बैंक डेबिट या क्रेडिट नहीं होंगे किसी भी एंट्री में, तो हम अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश and endorsed to सुरेश in full settlement of his account of ₹1050। अब आपने जो नरेश से चेक रिसीव किया था 1000 रुपए का, वो चेक आपने किसको दे दिया है? सुरेश को, जिसको आपको 1050 रुपए की पेमेंट करनी है। तो आपको पेमेंट करनी थी 1050 की और आपने किया है 1000 रुपए, मतलब आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला है 50 रुपए का। एंट्री हो जाएगी, क्या होगी? सुरेश अकाउंट डेबिट 1050 टू चेक इन हैंड अकाउंट 1000 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹50। यहाँ पर जो चेक आपको मिला चेक इन हैंड, उसी को ही आपने आगे पार्टी को दे दिया। तो यहाँ पर आपके बैंक या कैश में तो कोई बैलेंस आ नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, तो हम उसे क्या करेंगे? हम इस ट्रांजैक्शन की अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन ₹100। अब आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मिस्टर मोहन, बुक्स किसकी है? मिस्टर मोहन की। मतलब ये क्या है? ओनर का लाइफ इंश्योरेंस पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है ये उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जो कि है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स खर्चा हो रहा है। आप लिखोगे पेमेंट साइड पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट और कैश के कॉलम में लिखोगे ₹100। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹750। ₹700 इसका मतलब है आपको जो पवन से 750 रुपए लेने थे, उस अकाउंट में आपको 700 रुपए का एक चेक मिला है। यहाँ पर जो चेक मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो। हम ये लेके चलेंगे क्योंकि इससे जस्ट जो एंट्री है वो इससे ही रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं कि आपने इस चेक को बैंक में जमा कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन करेंगे। तो आप लिखोगे डेट में और पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू पवन अकाउंट, क्योंकि पवन से आपको चेक मिला है जो कि बैंक में जमा हुआ है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखो 700 रुपए। जो 50 रुपए है वो डिस्काउंट अलाउड है, जिसे आप अपनी जर्नल बुक में बुक करोगे। नेक्स्ट है पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब आपने जो पवन का चेक आपको जो मिला था और आपने बैंक में जमा भी करने के लिए भेजा, आपने तो सोचा जमा हो गया, लेकिन वो बैंक ने पास नहीं किया, कैंसिल कर दिया, जमा पैसा नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एंट्री को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करोगे शो? बैंक अकाउंट डेबिट 700 रुपए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू पवन अकाउंट क्रेडिट 750 रुपए। आपने जब चेक मिला तब ये एंट्री की थी। अब इस एंट्री की जस्ट रिवर्स कर दोगे। आपको क्या करोगे? जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दोगे, जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर पवन क्रेडिट हुआ था, अब मैं इस एंट्री को रिवर्स करने के लिए पवन को डेबिट कर दूंगी। क्यों? आपने तो पेमेंट ले ली थी, आपके अकॉर्डिंग वो अकाउंट क्लियर हो गया था, लेकिन जब वो चेक ही क्लियर नहीं हुआ तो आपको पेमेंट नहीं मिली, तो उस बैलेंस को आपको दोबारा स्टैंड करना होगा, क्योंकि उससे पेमेंट आपको अभी लेनी है। तो पवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 750 रुपए से, और जो डिस्काउंट भी आपने उसको अलाउ किया था वो भी आप नहीं दोगे। आप क्यों? क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट करोगे 700 रुपए और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्रेडिट करोगे 50 रुपए से। ये फायदा नहीं है, आप उस अकाउंट को ही रिवर्स कर रहे हैं।
700 रुपए बैंक में नहीं जमा हुए, इसलिए आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, पेमेंट साइड पे बाय पवन अकाउंट। पवन की वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितने रुपए से? 700 रुपए से हुआ है। 750 नहीं लिखोगे। जितना बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सिर्फ उतनी ही अमाउंट लिखोगे, 700 रुपए। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 250। इसका क्या मतलब है कि आपने सारा टोटल किया, अब उसके बाद आपने बैलेंस चेक किया कितना बैलेंस बच रहा है, उसमें से 250 रुपए अपने पास रख के बाकी का जो पैसा है आपने बैंक में जमा कर दिया। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल चेक करना पड़ेगा अपने कैश कॉलम का, डेबिट और क्रेडिट साइड का। हमने टोटल किया 2200 रुपए आ रहा है डेबिट साइड में, और लेस करा क्रेडिट साइड का 100 रुपए, तो 2100 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसमें से अब आपको 250 रुपए रखना है एज ए क्लोजिंग बैलेंस, और बाकी का 1850 रुपए आप बैंक में जमा कर दोगे। तो पहले आपको वो कॉन्ट्रा एंट्री बनानी होगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट पे लिखोगे बैंक के लिए, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू कैश अकाउंट। बैंक के कॉलम में लिखोगे 1850 रुपए, बैंक में हमने जमा किया है ना, तो बैंक के कॉलम में आएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रा है इसलिए एलएफ में लिखोगे सी। ये हो गया डेबिट पार्ट। इसका क्रेडिट पार्ट लिखो आप, बाय बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। क्यों? क्योंकि कैश निकला किसकी वजह से? बैंक में पैसा जमा करने के लिए। और कैश के कॉलम में लिखोगे 1850 रुपए, एलएफ में लिखोगे सी मतलब कॉन्ट्रा। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर इसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही आपने पोस्ट किया है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, और एलएफ में लिखते हैं सी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इस एंट्री को हमने कंप्लीटली कैश बुक में पोस्ट कर दिया है, इसकी फर्दर लेजर बुक में कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं है। यहाँ पर आपने जमा करने के लिए किया, लेकिन अब आप एक एंट्री और करोगे, वो करोगे क्लोजिंग बैलेंस की। बाय बैलेंस सीडी लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको कैश का बैलेंस लिखना है ना, 250 रुपए। कहाँ लिखोगे? इक्वलाइज करना है, डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप बाय बैलेंस सीडी, और कैश के कॉलम में लिखोगे 250 रुपए। कैश के कॉलम में एंड में लिखोगे टोटल 2200 रुपए दोनों साइड पर। ये हो गया आपका कैश का कॉलम कंप्लीट। अब आपको करना है बैंक के कॉलम का टोटल। डेबिट साइड है 90,630 रुपए, और जिसमें से माइनस किया हमने क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 67,900। माइनस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 22,730 रुपए। मतलब आपके पास बैंक में इतना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट का कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कॉलम से, इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ज्यादा है मतलब आपके पास बैंक में बैलेंस है। इक्वलाइज करने के लिए आपने लिखा क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 22,730 रुपए। एंड में टोटल लिख दोगे दोनों ही कॉलम में 90,630, 90,630। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11A। आई होप आपको अच्छा भी लगा और आपने सीखा भी। जाने से पहले यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में assumption लिखी है, चेक रिसीव्ड ऑन जनवरी 4th इज assumed टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी तरह से आपको अपनी assumption को क्वेश्चन में जरूर लिखना है, ताकि आपका क्वेश्चन उसी हिसाब से चेक किया जाए। लेसन कंप्लीट हो गया आज का। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन की वीडियो डालूं आप उसे देखें और सीखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।